डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो यूनिट है उसका हम लोग फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था पिछली प्रेजेंटेशंस में कि पर्पस क्या था इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। ये इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टूल है जिसके हेल्प से हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तीन पर्पस है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के, एक तो मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन, दूसरा जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वो पता लगाना, और तीसरा मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स प्रेजेंट है उनका पता करना। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा था कि जो अलग अलग प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आयनाइजेशन होता है और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट हम लोग पहले देख चुके हैं, उसकी डिटेल में अब हम नहीं जाएंगे। अब हम जो फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट है उसमें देखेंगे कि अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं उसमें कटायंस इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पता है, या कटायन रेडिकल्स जो फॉर्म होते हैं, ये कटायन रेडिकल्स को डिटेक्ट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, और इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर जो अलग अलग कटायंस या रेडिकल कटायंस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका मास अपॉन चार्ज और अबंडेंस पता चलता है, जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करते हैं। सो अगर हमें स्ट्रक्चर को पता लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, और फिर रिवर्स में हम उसे सोच करके कि कैसे फ्रेगमेंट्स जुड़े हुए होंगे आपस में, हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो पता लगा सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था, मैं अभी इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मेथड में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मॉलिक्यूल को बम्बार्ड करता है, जिसकी वजह से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और मॉलिक्यूल कटायन में फॉर्म हो जाता है। और अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, एनर्जी मैंने बताई थी आप लोगों को कि अगर जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो स्पीशी है उसका क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, और जो अलग अलग फ्रेगमेंट फॉर्म होंगे उसमें कटायंस होंगे, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। फ्री रेडिकल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को वैक्यूम सिस्टम की हेल्प से हटा देते हैं हम इंस्ट्रूमेंट से, और डिटेक्टर हमें जो अलग अलग कटायंस फॉर्म होते हैं, जो भी चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, उनका मास टू चार्ज रेशो और उनकी अबंडेंस हमको बता देता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है मॉलिक्यूलर आयन का इन द आयनाइजर, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब जब भी हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे उसका फ्रेगमेंट, उसमें हम सफिशिएंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराएंगे तो फ्रेगमेंटेशन हमेशा एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि कभी मॉलिक्यूल अलग तरह के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, कभी अलग तरह के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी फ्रेगमेंटेशन होगा तो वो एक ही तरीके का होगा। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जानना जो होता है वो जरूरी हो जाता है, और अगर हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को पता कर लेते हैं तो हम जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम आराम से बता सकते हैं। हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि अबंडेंस का क्या पर्पस है। अबंडेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये पता लगाने के लिए कि जो आयंस हैं उनकी स्टेबिलिटी कितनी है। अलग अलग आयंस के लिए जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो जो हमें पीक्स मिलती है उनमें अलग अलग आयंस की जो अबंडेंस होती है वो अलग अलग होती है। जिस आयन की अबंडेंस ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल आयन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और जिसकी अबंडेंस कम है वो आयन जो है कम स्टेबल है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हुए ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल रहती है कि जो अलग अलग आयंस थे कौन ज्यादा स्टेबल था, कौन कम स्टेबल था, और फिर हम उस बेसिस पे क्या होता है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न डिसाइड करते हैं और उसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो हमेशा इस तरह से होता है कि जो फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, जो फ्रेगमेंट आयंस फॉर्म होते हैं या डॉटर आयंस जो फॉर्म होते हैं वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो। सो जब हम प्रिडिक्ट भी करेंगे थ्योरेटिकली तब भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रेगमेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल हो। अब जब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, फ्रेगमेंट आयंस की स्टेबिलिटी की, तो जब फ्रेगमेंट आयंस फॉर्म हो जाते हैं तो उनमें अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, जिनकी वजह से वो स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज हो सकते हैं। जैसे प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट है, तो हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज भी हो सकती है स्पीशी और डिस्टेबलाइज भी हो सकती है, और हमें रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पता है कि वो हमेशा सिस्टम को, मॉलिक्यूल को या आयन को स्टेबलाइज करता है। सो अगर हमें फ्रेगमेंटेशन करना है तो हमें आयंस की स्टेबिलिटी को जानना है, और अगर आयंस की स्टेबिलिटी को जानना है तो उनमें जो इफेक्ट्स लग रहे हैं उनको जान करके हम बता सकते हैं कि कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल होगा।
अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं मिथाइल प्रोपाइल ईथर का। मिथाइल प्रोपाइल ईथर को अगर हम इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन से आयनाइज करेंगे तो उसका कटायन रेडिकल फॉर्म होगा इस तरीके से। तो हम इसके फ्रेगमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करने जा रहे हैं अब। तो यहाँ पर मैं जो अलग अलग फ्रेगमेंटेशन हैं उसको, जैसे यहाँ पे ए, इसको इस फ्रेगमेंटेशन को बी से, और यहाँ पे ये जो CH2CH2 का फ्रेगमेंटेशन है इसको C से, और ये CH2CH3 का जो फ्रेगमेंटेशन है इसको मैं D से प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज जितनी भी हो सकती है उन सबको हम कंसिडर अगर करें तो इस मॉलिक्यूल में 4 पॉसिबिलिटीज हैं फ्रेगमेंटेशन की। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस डोमिनेट करेगा या फेवर्ड होगा। वो हम कैसे जानेंगे कि जो आयंस या स्पीशीज जो फॉर्म होती है फ्रेगमेंटेशन के बाद उनमें कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को एनालाइज करें तो हम क्या पाते हैं कि जो ये ऑक्सोनियम आयन बन रहा है यहाँ पर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन की तरफ डिलोकलाइज होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर होंगे CH2 और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा ऑक्सीजन पे। बाकी किसी और फ्रेगमेंटेशन के तरीके से इस तरह की स्टेबल स्पीशीज नहीं बन रही है। और यहाँ पे जो ये सी फ्रेगमेंटेशन है इसमें जो स्पीशी फॉर्म हो रही है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज जो फॉर्म हुई है अलग अलग फ्रेगमेंटेशन से। तो इसलिए जो ये सी फ्रेगमेंटेशन है फेवर्ड होगा। और हमें जो मास स्पेक्ट्रम होगा, अगर हम इसके मास स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक्स होंगी उनकी अबंडेंस ज़्यादा मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो आयंस ज़्यादा स्टेबल होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेगमेंटेशन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। बाकी फ्रेगमेंटेशन जैसे ए, बी और डी, इस वाले केस में अगर हम बात करें ए, बी और डी की, तो उनकी पॉसिबिलिटी भी कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन सी की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयंस की जो पीक होगी मास स्पेक्ट्रम में उनकी अबंडेंस ज़्यादा रहेगी। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ज़्यादा स्टेबल फ्रेगमेंट होगा वो फेवर्ड होगा, और इसीलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होगा वो डोमिनेट करेगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, अलग अलग स्पीशीज जो होंगी, अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइजेशन के बाद अपना मॉलिक्यूलर आयन बनाएंगे और वो फर्दर फ्रेगमेंटेशन में जाएंगे। तो फेवर्ड फ्रेगमेंटेशन जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसको और समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, अभी कुछ मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो अलग अलग फ्रेगमेंटेशन प्रोसेसेस हो सकते हैं वो क्या क्या होंगे, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो पॉसिबल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर, जैसे एक यहाँ से हो सकता है, इसको मैं 1 लिख देता हूँ। जैसे एक फ्रेगमेंटेशन यहाँ से हो सकता है, इसको मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए बस ऐसे ही यहाँ पे नंबर्स दे रहा हूँ कुछ। ये 3rd पॉसिबिलिटी है, और इसके बाद एक फ्रेगमेंटेशन यहाँ से हो सकता है, तो ये 4th पॉसिबिलिटी है। अगर हम यहाँ से इन बॉन्ड्स के क्लीवेज के बाद, तो जो ये जो 2 बॉन्ड का क्लीवेज है यहाँ पर, ये फेवर्ड होगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के बाद यहाँ पे जो कटायन बनेगा अगर, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। रेडिकल यहाँ पे जाएगा और कटायन इधर फॉर्म होगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अगर हम यहाँ पे रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे कटायन प्रोड्यूस करते हैं तो भी जो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और इसीलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा फेवर्ड होगा। इसी के बराबर भी एक और हम केस ले सकते हैं, 4th वाला भी। इसमें भी जो कटायन या रेडिकल फॉर्म होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बट अगर हम 4th वाले क्लीवेज की बात करें तो यहाँ पे अगर कटायन यहाँ फॉर्म होता है तो रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये कटायन तो स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी। लेकिन ये कटायन जो होगा ये ये रेडिकल जो होगा ये मिथाइल रेडिकल होगा, तो यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाले क्लीवेज की बात करें, तो यहाँ पे जो रेडिकल फॉर्म होता है अगर, तो वो प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा, और रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पे रहेगा ही। तो इसीलिए 2 और 4 में जो सेकंड वाला क्लीवेज है वो फेवर्ड रहेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आयंस मिलेंगे उनकी जो पीक्स मिलेगी उनकी अबंडेंस ज़्यादा मिलेगी हमें। इसी तरह से एक दूसरा केस है, अगर हम यहाँ पे अलग अलग फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि ये अलग अलग फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बॉन्ड्स हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो फेवर्ड है वो यहाँ पर ये वाला जो क्लीवेज है यहाँ से ये फेवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब क्लीवेज हो जाएगा तो जो कटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर जो होंगे ये डीलोकलाइज होंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। इसी के साथ एक और केस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे,
प्रोपाइल बेंजीन का केस है ये। इसमें हम क्लीवेज की बात करें तो पॉसिबल क्लीवेज जो है वो यहाँ पर इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ। रिंग के अंदर क्लीवेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसके कंपैरिजन में ये जो वीक बॉन्ड हो गए यानी जो सिंगल बॉन्ड्स हैं इनका क्लीवेज प्रेफरेंशली होगा। तो अंदर क्लीवेज, रिंग के अंदर क्लीवेज की बात नहीं करेंगे हम लोग, बाहर जो चेन है इसी में क्लीवेज की बात करेंगे। अगर हम यहाँ क्लीवेज करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी है इसमें। जो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है ये वाली, इससे इस क्लीवेज, ये क्लीवेज जो होगा ये फेवरेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कटायन फॉर्म होगा ये बेंजाइल कटायन होगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डीलोकलाइज होंगे इसकी तरफ और जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। एक लास्ट केस देखते हैं हम इसी तरीके से। यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं ये जो एग्जांपल लिया है इसमें भी जैसे मैंने अभी बताया था कि रिंग के अंदर क्लीवेज फेवर नहीं होगा इन कंपैरिजन। बाहर जो क्लीवेज है, जो ओपन ब्रांच है या चेन है उसमें अगर क्लीवेज है वो ज़्यादा फेवर्ड होगा। तो अगर हम यहाँ पॉसिबिलिटी की बात करें तो 2 पॉसिबिलिटीज जो डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज है वो हम देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज जो है ये ज़्यादा फेवरेबल होगा क्योंकि इसके क्लीवेज के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे और ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज होगा। और हमें पता है जो साइक्लोप्रोपेनाइल कटायन जो होता है एरोमेटिक होता है, स्टेबल होता है और जिसकी वजह से ये वाला जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है ये ज़्यादा फेवर्ड होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक होगी मास स्पेक्ट्रम में उसकी अबंडेंस ज़्यादा मिलेगी हमें। तो अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेशन मोड्स का आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो अलग अलग फ्रेगमेंटेशन मोड्स में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंपल क्लीवेज। तो सिंपल क्लीवेज होता है 2 टाइप का होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। फिर इसके बाद रीअरेंजमेंट टाइप क्लीवेज होते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे, रेट्रोडायल एल्डर रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट एंड मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। जो अलग अलग तरह के फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स हैं ये अलग अलग तरह के आयंस को, स्पेसिफिक आयंस को प्रोड्यूस करता है जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उस कंपाउंड की, जिसको हम डिटेल में देखेंगे कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज होंगे उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक आयंस बनेंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से कुछ कैरेक्टरिस्टिक आयंस बनेंगे। इसी तरह से जो रीअरेंजमेंट की 3 रिएक्शन दे रखी हैं इन तीनों से कुछ कैरेक्टरिस्टिक तरह के आयंस बनेंगे जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर कंपाउंड्स को आराम से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और जिसकी वजह से हम मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर डिटेल्स हैं उनको जान पाएंगे। अगला जो मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा तो उसमें हम अलग अलग जो क्लीवेज हैं, इस तरह की जो क्लीवेज है यहाँ पे, होमोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और जो रीअरेंजमेंट प्रोसेस है इनको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।